गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य की चिंता अगर है तो महेश शर्मा जी को है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पेशे से वैसे तो आप डॉक्टर हैं और आप जहां से सांसद हैं मैं वहीं से हूं, तो ऐसे में आज ही मंच साझा करते हुए और भी ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। तीसरी बार आप सांसद बने हैं लगातार, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है आपको आपके लिए लोगों ने वोट किया, आपने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये बहुत मुश्किल काम होता है मुझे लगता है किसी नेता के लिए। तो कैसा आपका ये पूरा सफर रहा और जब तीसरी बार आप सांसद बने क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, मैं 42 साल पहले जिस शहर नोएडा में आया उस वक्त तो एक जे कॉलोनी स्थिति का शहर था जी। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर था। लगभग 25 वर्ष तक मैंने अपने प्रोफेशन को जिया। उस प्रोफेशन, चिकित्सक प्रोफेशन, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी गॉडली गिफ्ट है मुझे। उसके बाद एक समय आया जब मुझे राजनीति में आने की बात आई। तो ये बड़ा सवाल मैं अपने आप से भी पूछता था और लोग भी मुझसे पूछते थे कि जब डॉक्टरी जीवन हो गया तो फिर अब राजनीति में जाने की क्या जरूरत आ गई जी। तो मैंने सोचा कि चिकित्सक जीवन में, अभी आदित्य जी कह रही थी कोरोना काल में महेश ने ये किया वो किया, जगदीश जी के साथ ही बैठ के थे, आप भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और मैं जब मिनिस्टर भी था तो जब मैं मीडिया के किसी सवाल में या कहीं फंसता था जी। तो मैं जगदीश मुझे सलाह भी देते थे, गाइडेंस भी देते थे, किस विषय पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना और कितना बोलना है। क्या बात है। लेकिन उस चिकित्सा पेशे के साथ एक लिमिटेशन थी कि एक बड़े फॉर्म से देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनों के लिए कुछ करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म राजनीति है। मैं जब राजनीति में आया तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला जी। एक गार्जियन के रूप में, एक मेंटर के रूप में, और पूरे 5 वर्षों में 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। हाँ, अगर मैं मंत्री ना बना होता सांसद पर एयरपोर्ट नहीं आता जी। क्योंकि लोग पीछे लगे हुए थे कि जेवर एयरपोर्ट यहां से कहीं सेंचुरी 400 एकड़ में है, दिल्ली के मुहाने पर है, नेचर की गिफ्ट है, उसको डेवलप का पहला बोटेनिकल गार्डन 25 एकड़ में इंस्टीट्यूट, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट, ये सब काम तभी संभव थे इस राजनीति के बड़े प्लेटफॉर्म से। जो चिकित्सक के रूप में पहले एक प्यार दिया, सम्मान दिया, और फिर मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी पार्टी ने मुझे लगातार टिकट देती गई। पहले विधायक बना, नोएडा का पहला विधायक, जब से नोएडा बना उसका पहला विधायक बनने का मौका मुझे मिला जी। उसके बाद सांसद, पहली बार में 2.5 लाख वोट से जीता, फिर लगभग 3.5 लाख वोट से जीता, इस बार 5,60,000 वोट से। स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक थी, लेकिन इस सफर में मुझे बहुत कुछ जो सीखने को मिला, देश के लिए समर्पण भाव और निरंतर काम करने का जज्बा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला जी। एक ऐसे गुरु के रूप में। वास्तव के अंदर वह व्यक्ति देश के लिए, मानवता के लिए, अब तो विश्व के लिए कुछ करना चाहता है जी। और यही कारण है कि आज देश की पहचान, भारत के लोगों की पहचान विश्व पटल पर ऊंचाइयों पर है, शिखर पर है जी। ये उनकी खूबी। तोड़े अगले चुनाव में। अब चूंकि आपने अपने पद की को सपोर्ट किया, पार्टी का सपोर्ट मिला, भारी जीत से आपने खुद तोड़ा, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। क्या गठबंधन की मजबूरी थी या फिर आपको लगता है नहीं ऐसे ही चलना चाहिए? देखिए, सवाल का सवाल अगर आप अपने आप से भी पूछे तो जवाब मिल जाएगा। जी। जब मैं पहली बार एमपी बना
तो 4 मिनिस्ट्री स्वतंत्र प्रभार मिली। जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जनता ने जिताया। जी बहुत सारे, जब प्रधानमंत्री जी का एक प्रेरोगेटिव भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जब आप देने वाले एंड पर आते हो ना, जब आपका हाथ यूं होता है और लिमिटेशन होती है जी और लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। आजकल मैं हाउसिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। जी एक मकान है और लेने वाले 22 हैं। अब आप सोचिए कैसे उन 22 में से एक का तय करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने पहली बार में मुझे मौका देकर 4 मिनिस्ट्रियां, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियों का स्वतंत्र प्रभार मंत्री का काम करने का मुझे मौका दिया, सीखने का मौका दिया। तो वो एक मीठी यादों के साथ मेरा शीश जीवन मंत्री पद से ज्यादा बड़ा है कि मुझे उन्होंने इस मानव बहुत कुछ कर पाया और 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए ले पाया। बड़ी फ्रेंडली छवि है आपकी। इसको मैनेज करना किसी भी राजनेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कैसे करते हैं आप? ये बात आप बिल्कुल ठीक पहुंचते हैं कि चिकित्सा और राजनीति के पेशों में, लेकिन मैं लोगों से कहता था कि देखो, डॉक्टर हूं, मीठी बातें करना, मीठी बात करना, मीठी बोली बोलना अच्छी है, लेकिन अगर मलेरिया हो जाए तो कड़वी क्लोरोक्विन की गोली खिलानी पड़ती है। जी वो भी मुझे आती है अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, व्यवहार एक आपके पास ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से आप क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र की जनता का, अगर एक शब्द आप मुझसे पूछें कि मैंने जिसमें अपनी जिंदगी को शेप अप किया, जिसने मुझे सिखाया, दैट वर्ड इज एम्पैथी, पुटिंग योर फुट इन समबडी एल्सेस शूज। राइट। तो उसने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया कि अगर सामने कोई बैठा है बात कर रहा हो सकता है उसकी बातें आपको पसंद ना हो, ठीक है, वो है, आप हैं, तो आप अपने व्यवहार में क्यों बदलाव लाते हैं? उसे जी। अपने व्यवहार नहीं बदलता, मैं क्यों बदलूं? तो मेरा अपना काम करने का तरीका जो मैंने अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, अपने नेताओं से सीखा है, मैं अपने उसी मार्ग पर चलूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा मातृ संगठन रहा है। 14 वर्ष की आयु में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश किया और उस जीवन जीने का जो मंजिल, जीवन जीने का ध्येय, राष्ट्र समर्पण भाव का एक जज्बा, उस सब को साथ लेकर मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे खुशी है कि मैं यहां तक पहुंचा। और वाकई आपकी लोकप्रियता का जो प्रमाण है वो आपकी वोटिंग परसेंट भी देते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। राजनीतिक कुछ सवाल में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शर्मा। उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है? आरक्षण जैसे मुद्दे हो गए, संविधान को लेकर के जो कुछ विपक्षी पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐसा लगा जब वोटिंग परसेंटेज सामने आए, सीटें आई, तो ऐसा लगा कि उस नैरेटिव का असर तो पड़ा है। उपचुनाव के लिए तैयारियां बहुत हो रही है, बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन सपा बसपा भी कमजोरी से नहीं बैठे, सपा कांग्रेस साथ में हो गए। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में कुछ मुद्दे भटकाने के लिए, अटकाने के लिए शुरू किए गए, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर युद्ध नहीं जीता जाता। एक समय था, थोड़ा सा गुजरा, झटका थोड़ा सा लगा जी। हम लोगों ने भी सीखा कि किस तरह एक अफवाहों के भरोसे कि खत्म हो जाएगा, तो लोगों को समझ में आने लगा। थोड़ा सा समय होता है, उसे 1-1.5 महीने के समय में एक, आजकल सोशल मीडिया के सारे बड़े बड़े और घटनाएं हो जाती हैं, तो उस वक्त तो उस चीज का दुरुपयोग हो गया है। और मैं तो ये समझता हूं, मुझे जब मैं एक स्टेटमेंट, आपको मीडिया के लोगों से ज्यादा जानकार और जनता से ज्यादा समझदार समझे वो मूर्ख है, और मैं मूर्ख नहीं कहलाना चाहता। तो बस साख की लड़ाई लग रही है क्या उत्तर प्रदेश में?
उपचुनाव अलग परिस्थितियों में होता है। का उपचुनाव क्या करेगा? क्या सरकार बदल जाएगी? जी जी। नहीं होने वाली है। सबको पता है किस सीटों से सरकार नहीं बदल गई, 10 पूरी शिद्दत से लड़ा जाएगा। पूरी एक कैडर बेस पार्टी है। 24 घंटे 365 दिन हमारे यहाँ चुनाव की तैयारी करी रहती। कार्यकर्ता हर वक्त एक ही भाव से कि मेरा देश प्रथम, उस भाव से हम लोग काम करते रहते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी सीख देते हैं, यही उनका सपना है कि किस तरह देश 2047 में हम डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से निकलकर हम एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाएं। जी। यही हमारा सपना है। और उसमें भागीदारी आप गौतम बुद्ध नगर की कितनी ज्यादा देख रहे हैं? क्योंकि जब मैं गुजरती हूँ दिल्ली से नोएडा की तरफ, तो मैं वहां देखती हूँ बड़ा सा लिखा होता है कि एपरल इंडस्ट्री, तो उसके रूप में कितना विकसित होता देख रहे हैं। और एक और बहुत अहम सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस इलाके में रहती हूँ, तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठता है। मेरी सहयोगी प्रिया ने अभी आपसे कहा भी कि जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ जनता की, और गौतम बुद्ध नगर में रहकर, तो सर क्या लगता है आपको, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि इस तरीके से बना, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, तो उसको कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, इस शहर को मैंने अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। 1 नवंबर 1982 को मैं शहर में आया था। 17 अप्रैल 1976 को यह शहर बसाया गया था। कागजों में आया, कल्पना में आया, 5-6 साल लग गए खड़ा होने में जी। और उसके बाद इस शहर को नई ऊंचाइयां छूते हुए जब मैं शहर में आया तो लोगों ने कहा कैसा होना चाहिए नोएडा? उन्होंने कहा चंडीगढ़ जैसा होना चाहिए। जब वो चंडीगढ़ से आगे निकल गया तो अब कैसा होना चाहिए? बोले स्विट्जरलैंड जैसा होना चाहिए। तो हमारे मानक बदलते रहेंगे, बदलते रहने चाहिए भी। आज इस शहर ने नई ऊंचाइयां पाई हैं। पिछले 10 वर्षों का समय खास तौर पर इस शहर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की पहचान बना चुका है, नए मानक स्थापित किए हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे वो सफाई के हों, चाहे वो और विकास के हों, एजुकेशनल लेवल पर, हेल्थ केयर पर। अभी एक हेल्थ केयर का हब बनता जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म का एक सेंटर बनने जा रहा है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। एंड आफ्टर कमिंग ऑफ दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं और इसकी नींव मुझे खुशी है कि जब मैं मिनिस्टर था उसी वक्त रखी गई। तो एक कंप्लीटनेस एक एयरपोर्ट की होती है जब उसमें तीनों चीजें हों, यात्रियों के लिए भी, सामान ढोने के लिए जिसे कार्गो कहते हैं, और एमआरओ। बहुत बड़ी हमारी विदेशी पूंजी जाती है हवाई जहाज की मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहालिंग में, वो बचत के बाद। तो ये कंप्लीट हवाई अड्डा है जो दिल्ली से 2.5 गुना बड़ा है, बंबई के एयरपोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इसके आने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सब कुछ यहां पर बहुत हाई, बड़े लेवल पर। सर, जल जमाव की स्थिति, यही मेरा एक और सवाल था आपसे। जल जमाव की स्थिति लोगों को डिस्टर्ब करती है। हम देखते हैं जरा सी बारिश हुई, हाल बेहाल हो जाता है, तो इसको लेकर की कोई प्लानिंग आप लोगों ने की है? देखिए, ये है जल भराव की एक समस्या है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसे हम दोआबा कहते हैं। ये गंगा और यमुना के बीच की जगह है। गुड़गांव बराबर का शहर बसा, फरीदाबाद बसा, गाजियाबाद बसा और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा बसा। इन चारों शहरों में गुड़गांव आगे निकल गया। लेकिन गुड़गांव की एक प्रॉब्लम जो आने वाले समय में आएगी कि गुड़गांव के पास पानी नहीं है। हमारे पास पानी बहुत है। गंगा यमुना के बीच का दोआबा कहलाता है ये। अब पानी भरने की समस्या, लेकिन फिर भी आप देखिए, जब भी कभी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में पानी भरा, 1 घंटे के अंदर वो पानी नहीं भरा रहा। हाँ। 1 घंटे भी, ये नहीं कि 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे से पानी भर गया और निकास का कोई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अच्छी हुई, उसे और बेहतर किया जाना बाकी है अभी, क्योंकि पॉपुलेशन लोड यहाँ इतना आ गया। जी। आप समझिए, प्रदेश की सबसे बड़ी 27 लाख वोट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 1206 गांव हैं, 536 हाई राइज सोसाइटियां हैं जहां 40वीं मंजिल, 30वीं मंजिल पर रहने वाले लोग रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड इतना ज्यादा बढ़ा यहाँ पर
एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हुआ। तो उस सबको मैच करने के लिए पिछली सरकारों से कुछ गलतियां हुई। आनन फानन में तेजी से बिल्डरों का शहर बसा दिया, उसी स्टेटस में, उसी रेशो में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी। वो करेक्शन को अब ठीक किया जाए। चलिए, खुशी है मुझे कि आप उसे करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और पहल आप करेंगे। एक आखिरी सवाल अब आपसे डॉक्टर शर्मा, अब आरक्षण जैसे मुद्दे हो गए, संविधान जैसे मुद्दे हो गए, बहुत ज्यादा ज्वलंत हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं, एनसी के साथ कांग्रेस गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। 370 बहाली की बात कांग्रेस बहरहाल अपने मुंह से नहीं कह रही, लेकिन एनसी ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है। क्या लगता है आपको, आरक्षण का मुद्दा जिसपे राहुल गांधी हमेशा खेलते आए, कम से कम इस लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में उनका पूरा मैंडेट बदल गया है, क्यों ऐसा? देखिए, जिस आरक्षण के मुद्दे को एक अफवाह के रूप में, एक सोशल मीडिया के टूल के रूप में इस्तेमाल कर थोड़ा सा गेन मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के सब नेताओं ने कहा है कि आरक्षण कभी नहीं बदलेगा। और मेरे रहते प्रधान मोदी जी ने बिल्कुल सीना ठोक के कहा है कि आरक्षण नहीं बदलने दूंगा, आरक्षण नहीं बदलने जा रहा है। देश की जनता इस बात को समझती है। कश्मीर को देश की विचारधारा के साथ, मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम अगर किसी ने किया है, धारा 370 और 35 से खत्म कर और इसके बाद चुनाव कराकर, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां के लोग भी ये जानते हैं, कुछ बहकावे में, कुछ गलतफहमी में वो परख चुके हैं। देख लिया उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 50 60 सालों से देखते चले आ रहे हैं। आज जो विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आज जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल है, आज विदेशी ताकतें लगी हुई हैं हमारे वहां की शांति व्यवस्था को भंग करने पर। लेकिन कहां है वो पत्थरबाज जो सेना पर पत्थर फेंकते थे? आतंकवादियों को जवाब मिलता है। अगर एक आतंकवादी घटना होती है तो 48 घंटे के अंदर 10 आतंकवादी कहीं ना कहीं। जी। तो इसलिए लोगों को पता है कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ है। पाकिस्तान जैसा देश के सपने ही रह जाएंगे, और पाकिस्तान, कश्मीरियों को भी पता है कि हमारा भविष्य भारत के साथ ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी, इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहने के लिए।